नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आईडी कार्ड है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे अधिकारों से जुड़ा है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो आइए मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक नागरिक होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस है? असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, नागरिकता जो है ना, वो एक इंसान और उसके देश के बीच का रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो हमें यहाँ रहने, काम करने और सबसे जरूरी कुछ खास अधिकार पाने का हक देता है। अब इसे ठीक से समझने के लिए एक बहुत जरूरी फर्क जानना होगा। देखिए, भारत दुनिया के बाकी मॉडर्न देशों की तरह ही लोगों को दो मेन कैटेगरीज में बांटता है। एक है नागरिक और दूसरे विदेशी। तो नागरिक यानी सिटीजन्स वो होते हैं जो देश के फुल मेंबर्स हैं, मतलब वो देश के प्रति पूरी तरह से लॉयल होते हैं और उन्हें सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी होते हैं यानी एलियंस, वो किसी और देश के नागरिक होते हैं और जाहिर है इसीलिए उन्हें भारत में वो सारे अधिकार नहीं मिलते जो एक नागरिक को मिलते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये नागरिकता इतनी स्पेशल क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? बात यह है कि इसके साथ कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स जुड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से अधिकार हैं। देखिए, हमारा संविधान जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो सबको देता है, चाहे कोई नागरिक हो या विदेशी। जैसे आर्टिकल 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, या आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, ये सबके लिए है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ नागरिकों के लिए रिजर्व किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 जो धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव से बचाता है, या फिर आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। ये अधिकार सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि नागरिकता इतनी जरूरी क्यों है, पर अगला सवाल ये है कि कोई भारत का नागरिक बन कैसे सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ये कानून भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कुल 5 तरीके बताता है और यही 5 तरीके हमारे सिटीजनशिप रूल्स की फाउंडेशन है। तो ये 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला, जन्म से। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के जरिए। चौथा, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन से। और पांचवा, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। अब इनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है जन्म से नागरिकता, चलिए उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, यहाँ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जन्म से नागरिकता का ये जो नियम है ये वक्त के साथ कैसे बदला है। देखिए, 1987 से पहले तक तो नियम बहुत सीधा था। भारत में पैदा हुआ कोई भी इंसान नागरिक बन जाता था। पेरेंट्स की नेशनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर 1987 के बाद नियम बदला। अब शर्त ये हो गई कि माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। और फिर 2004 के बाद ये नियम और भी स्ट्रिक्ट हो गया। अब या तो दोनों पेरेंट्स भारतीय हों या फिर एक भारतीय हो और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। तो देखिए, जैसे नागरिकता हासिल की जा सकती है वैसे ही इसे खोया भी जा सकता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमारे सिटीजनशिप एक्ट में इसके लिए भी बाकायदा रूल्स दिए गए हैं। तो नागरिकता खत्म होने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है त्याग या रिनंसिएशन, मतलब कोई अपनी मर्जी से ही भारतीय नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समापन या टर्मिनेशन, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा है वंचन या डेप्रिवेशन, इसमें सरकार कुछ बहुत खास कारणों से किसी की नागरिकता छीन सकती है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, सरकार ऐसे ही किसी की भी नागरिकता नहीं छीन सकती। ये सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में होता है। जैसे अगर किसी ने फ्रॉड करके नागरिकता ली हो, या संविधान का अपमान किया हो, या फिर युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो, या कोई नागरिक लगातार 7 साल से भारत के बाहर रह रहा हो। तो जैसा हमने देखा, नागरिकता के कानून पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पर बात करेंगे और साथ ही भारतीय नागरिकता की एक बहुत यूनिक खूबी को भी समझेंगे। अच्छा, हाल के संशोधनों को समझने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, अवैध प्रवासी या इल्लीगल माइग्रेंट। तो कानून के हिसाब से इल्लीगल माइग्रेंट कौन है? ये वो विदेशी है जो या तो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, जैसे पासपोर्ट या वीजा, भारत में घुस आया हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स तो थे पर जितना समय रहने की परमिशन थी उससे ज्यादा समय तक यहीं रुका हुआ है।
तो अब आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA पर। इसमें यह प्रावधान है कि 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 समुदायों के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। और इतना ही नहीं, उनके लिए नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने का जो रिक्वायरमेंट था उसे 11 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये कानून पूरे भारत में एक जैसा लागू नहीं होता। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत आने वाले ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होता, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्से। और इसके अलावा ये उन राज्यों में भी लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट सिस्टम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। चलिए अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता की एक और बहुत ही खास बात की, और वो है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब बहुत सिंपल है। भारत में कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कहीं भी, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, अपने राज्य का नहीं। ये सिस्टम जो है वो अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों से बिल्कुल अलग है, जहां दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप चलती है। मतलब वहां एक व्यक्ति देश का भी नागरिक होता है और जिस स्टेट में वो रहता है उसका भी। भारत ने सिंगल सिटीजनशिप का रास्ता क्यों चुना? ताकि पूरे देश में एक एकता की भावना बनी रहे, एक भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। किसी भी देश के लिए नागरिकता का ये आइडिया इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कुछ राइट्स और ड्यूटीज की लिस्ट नहीं है। ये हमारी पहचान से जुड़ा है, एक अपनेपन की भावना से जुड़ा है, और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर एक कॉमन फ्यूचर बनाने के वादे से जुड़ा है। इस पर सोचिएगा जरूर।